हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज। अभी तक हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला नहीं पढ़ा है, ऊपर लिंक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको पेज वहाँ पर पहुँचा देगा। अच्छा ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? हमारी ना बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज है जो आपस में ना, उनका काम आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, इन सब का काम ना इंटर रिलेटेड है। कैसे? देखो, जो हमारा गोल्जी होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से निकलता है क्या? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे निकलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर होगा ना, उसी के आसपास होती है हमारी गोल्जी अपैरेटस, ऐसे करके होती है। ठीक है, और वहीं आसपास वैक्यूल्स होंगे और लाइसोसोम्स होंगे। ठीक है, तो होता क्या है ना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कुछ सामान बनाता है और उसको भेज देता है गोल्जी अपैरेटस के पास। फिर ये जो गोल्जी अपैरेटस है ना, इस सामान को मॉडिफाई करती है, उसको अच्छे से पैक करती है और भेज देती है किसके पास? लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के पास। ठीक है, तो इन सब का काम आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इन सबको एक ही सिस्टम के अंदर डाल दिया, जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एक एक करके अब हम ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है, इनको पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। कहाँ है हमारा? तो पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? मैनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। देयर की स्पेलिंग THEIR वाला देयर है। ठीक है, इन सबको एक साथ इसलिए रखा गया क्योंकि इन सब के जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, आपस में मिले जुले इनके फंक्शंस है, इसलिए इनको एक सिस्टम में डाल दिया, जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन आता है इसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अरे ये क्या हुआ? देखो, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो कैसा होता है? सबसे पहले होती है हमारा न्यूक्लियस होता है, हम सबको पता है। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है, हम सब ने पढ़ी है ना? अच्छा, नहीं पढ़ी अभी, कोई बात नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल जो हमारा न्यूक्लियस है, वो ऐसे ये आउटर लेयर है और ये ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है किसकी? न्यूक्लियस की। और ये न्यूक्लियस कहाँ है? हमारे सेल के अंदर है। ठीक है, ये हमारा सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली हमारी, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है वो। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो निकलता कहाँ से? ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसी में से निकलता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे। ठीक है, ये निकल गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये होता है कैसे? ट्यूब्स के जैसा। दिख रही है ये ट्यूब्स ही तो है ये। ठीक है, ट्यूब्स के जैसा होता है ये। अब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये सिंपल नहीं होता, ये दो तरह का होता है। एक वो होता है जिसमें होती है खूब सारी मोती जैसे जड़े हुए खूब सारे राइबोसोम्स। ठीक है, इस तरह से राइबोसोम्स उसके ऊपर ऊपर चिपके हुए होंगे कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये चिपके हुए हैं राइबोसोम्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी कि रफ, खुरदुरा सा चिपका हुआ है ना इसके ऊपर, राइबोसोम्स ऐसे मोती के जैसे जड़ा हुआ है, तो वो देखने में ना खुरदुरा सा लगता है, इसलिए उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे, ये राइबोसोम्स का काम क्या होता है? इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या होता है इनका काम? प्रोटीन बनाना। अब ये प्रोटीन बनाते हैं और क्या करते हैं? यहाँ से बाहर भेजते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन बोलो, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए, इसको क्या बोलेंगे हम? ये वाला जो एरिया है ना, जहाँ पर नहीं चिपका हुआ राइबोसोम्स, उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ दिखते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं चिपका हुआ, ऐसे एकदम चिकना चिकना सा दिखता है, ये स्मूथ सा दिखता है, तो इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम होता है क्या बनाना? लिपिड बनाना। लिपिड क्या होता है? लिपिड होता है हमारा ऑयल। ठीक है, फिर हमारा हो गया वैक्स हो गया, फिर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? हमारी लिपिड से तो बनती है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो वो लिपिड कहाँ से आ रहा? वो यहीं से तो आ रहा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो बना रहा है वो, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, जिस लिपिड से। ठीक है, स्टेरॉइड्स बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसने प्रोटीन बनाया और इसने लिपिड बनाया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ने लिपिड बनाया और रफ ने
प्रोटीन बनाया। अब ये प्रोटीन और लिपिड जब यहाँ से बाहर निकलेंगे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये ऐसे नहीं कि बस निकल गए ऐसे ऐसे, ये निकलेंगे ऐसे गोल गोल, किसमें, वेसिकल्स में, ऐसे गोल गोल वेसिकल्स में निकलते हैं ये लोग, ठीक है, पैक होकर के निकलते हैं ऐसे गोल गोल वेसिकल्स में। और किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं गोल्जी अपैरेटस के पास। इतना पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद गोल्जी अपैरेटस को भी देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में हमको डायग्राम दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा, एक चीज़ तो रह गई, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो हमारे सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक पार्ट होता है हमारा ये अंदर, अरे पेंसिल कहाँ चली जाती है बार, एक पार्ट होता है हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं क्या, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। और अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना बाहर, ये साइटोप्लाज्म में जो स्पेस बचा हुआ है, ये जो बाहर बाहर साइटोप्लाज्म में स्पेस रह गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जितना भी स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसको जरा हम देखते हैं। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्स के जैसे ही तो है ये, ऐसे ऐसे ट्यूब जैसा ही तो है ये, ट्यूब्स ट्यूब्स ट्यूब्स, ठीक है। तो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे सेल को 2 कंपार्टमेंट्स में बांटता है। एक है ल्यूमिनल स्पेस, जो कि कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, जो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हमारा क्या बनाया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस। और इसके बाहर जितना भी स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, जो कि कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है पूरा का पूरा हमारा, ठीक है। अब जो हमारा एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, वो ये है, जिसमें ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है, एक मिनट पेंसिल चली जाती है बार बार, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन में से देखो बाहर से निकल रहा है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दिख रहे हैं गोल गोल डॉट डॉट, सफ़ेद सफ़ेद, ये देखो ये डॉट डॉट, ये क्या है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। राइबोसोम्स चिपके हुए इसमें, ठीक है, राइबोसोम्स चिपके हुए हैं उसमें। और ये वाला जो है हमारा, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई राइबोसोम नहीं चिपका हुआ, ये लिखा तो है राइबोसोम्स, हाँ, ठीक है। स्मूथ में कोई भी राइबोसोम्स नहीं चिपका हुआ है। अब जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है हमारा, एक मिनट लेट मी, हाँ, बेयर्स राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, उनके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए वो कैसे दिखते हैं, हमको रफ रफ से दिखते हैं। ये जो होते हैं ये उनमें मिलते हैं जहाँ पर प्रोटीन सेल्स, प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनता है। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स है जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उन सेल्स में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये इसमें क्या चिपके हुए हैं, राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, तो ये बनाते हैं खूब सारा प्रोटीन, राइबोसोम्स, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ ज़्यादा डेवलप्ड होगा, उन सेल्स में ज़्यादा डेवलप्ड होगा जहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन ज़्यादा बनता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। हमने क्या पढ़ा, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें से ही ये निकलते हैं, या हम ये बोले कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, ये ही आउटर मेम्ब्रेन बनाता है, यही मेम्ब्रेन बनाता है न्यूक्लियस की, तो इसी से चिपका हुआ होता है, इसी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरी चीज़ है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें राइबोसोम्स नहीं चिपके होते, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है, लिपिड बनता है। एनिमल सेल्स जो होते हैं ना, उनमें लिपिड, जैसे कि स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, केवल वो नहीं होते जो एथलीट्स इंजेक्ट करते हैं खुद को, है ना, चीटिंग करने के लिए, नो, हमारी बॉडी के अंदर भी स्टेरॉइड्स होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये लिपिड्स भी सिक्रीट करता है, और जो स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स होता है उनको भी, ये भी लिपिड ही है, ठीक है, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स भी लिपिड्स ही हैं। और हाँ, कौन, हाँ, एसईआर करता है इनको रिलीज वट। तो जो हमारा, अच्छा, ये तो हो गया क्या हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं हम हमारे गोल्जी अपैरेटस पे। हमारा जो गोल्जी अपैरेटस होता है ना, रुको ज़रा, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में से निकल रहा है क्या हमारा, इस तरह से
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से निकल रहा है। अब ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, इसके पास होता है क्या, गोल्जी अपैरेटस। ऐसे ऐसे होता है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये जो एक ये है ना हमारा, ये एक ये है, एक जो वेसिकल है हमारी, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्नी। इस एक को सिस्टर्नी, सिस्टर्नी 1, सिस्टर्नी 2, सिस्टर्नी 3। अब इसका जो वो वाला पार्ट है जो किसकी तरफ है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस फेस। इसको क्या बोलते हैं, सिस फेस। और जो ये वाला पार्ट है हमारा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, ये जो बना रहा है प्रोटीन और लिपिड्स, इसको गोल गोल करके क्या करता है, रिलीज़ करता है, वेसिकल्स में रिलीज़ करता है। अब ये जो वेसिकल्स रिलीज़ हो रही हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पे आके चिपक जाती हैं, इसमें चिपकती हैं और इसके अंदर चली जाती हैं। अब जब ये इस सिस्टर्नी के अंदर चली गई, ये सिस्टर्नी क्या करती है, सिस फेस को इसलिए क्या बोलते हैं, रिसीविंग फेस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिक्रीशंस को रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिक्रीशंस है, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह जो भी आए इसके पास, इसको क्या करता है, इसको करता है मॉडिफाई। मॉडिफाई यानी कि प्रोटीन हम एक तरह का नहीं होता ना हमारा, और लिपिड भी एक तरह का नहीं होता, उनको कहाँ पर किस तरह के लिपिड और किस तरह के प्रोटीन की ज़रूरत है, वैसा बना देगा ये, कहाँ ये वैसा बन जाएगा सिस्टर्नी के अंदर। एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी, तीसरे से सबसे आगे वाले सिस्टर्नी, ऐसे ऐसे करके ना ये आगे आगे आता रहता है और मॉडिफाई होता है और अच्छे से पैक हो जाता है। पैक बोले तो वेसिकल्स में, ऐसे गोल गोल वेसिकल्स में ही क्या पैक हो जाता है, और फिर ये ट्रांसफेस में से क्या हो जाता है, ये ऐसे वेसिकल्स बन करके बाहर निकल आता है। ठीक है, मॉडिफाई होके और पैक हो करके। ठीक है, और फिर कहाँ जाता है, ये जाता है हमारा लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स के पास। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेज, जहाँ से क्या हुआ, इसके सिक्रीशंस निकले, गोल्जी अपैरेटस के सिक्रीशंस निकले। तो देखते हैं हम इसको ज़रा, गोल्जी अपैरेटस क्या होता है हमारा। सबसे पहले जो गोल्जी अपैरेटस था ना हमारा, उसको डिस्कवर किसने किया, उसको ऑब्जर्व किया कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप से सेल को देखा और उन्हें दिखा क्या, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलस स्ट्रक्चर्स, ऐसे रेटिकुलेट बोलते हैं, ऐसे लाइन लाइन जैसे स्ट्रक्चर्स, बहुत घने घने से ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए उन्हें सेल्स को। ठीक है, और उन सेल्स का नाम क्या रख दिया, उन सेल्स का नाम रख, उन ऑर्गेनेलीज का क्या नाम रख दिया लोगों ने, गोल्जी अपैरेटस रख दिया। इन्हीं के नाम के पीछे ये ऑर्गेनेली का नाम रख दिया गया, गोल्जी अपैरेटस। दीज वर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। ठीक है, 1898 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था ये। तो जो हमारा गोल्जी अपैरेटस होता है, उसका स्ट्रक्चर देखें ज़रा। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, ऐसे डिस्क शेप की क्या होती हैं, सैक्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर हो सकता है इसका डायमीटर। जो इसका होता कैसे, ये दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक फिर उसके नीचे पैरेलल है, एक के सामने एक के सामने एक। ठीक है, दे आर पैरेलली स्टैक यानी एक के ऊपर एक। तो एक के ऊपर एक क्या होते हैं, ये पैरेलली रखे हुए होते हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 ही सिस्टर्नी होंगी, हो सकता है 10 हो सकता है 6 हो, कितनी भी हो सकती हैं, है ना। ऐसा फिक्स्ड नंबर नहीं है कि भैया 3 ही सिस्टर्नी होंगी, कितनी भी हो सकती हैं। जो गोल्जी की सिस्टर्नीज होती हैं ना, वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती है न्यूक्लियस के पास। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पता है, एक सर्कल, उसके अंदर दूसरा सर्कल, उसके अंदर दूसरा सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैथ्स में आता ही है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स करके। तो जो गोल्जी बॉडीज़ हैं हमारी, वो भी कॉन्सेंट्रिकली तो है, एक एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इस तरह से तो है वो अरेंज्ड, है ना। तो कैसे होती हैं ये, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती हैं। दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास होती हैं, क्योंकि वहाँ से उनको क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसका जो मटेरियल उसने बनाया है उसको रिसीव करना है ना। दे आर इन क्लोज एसोसिएशन विद ईआर, यानी कि ईआर के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही होती हैं, ये क्लोज एसोसिएशन में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जो गोल्जी होती है ना, उसके 2 फेस होते हैं,
एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस होता है फॉर्मिंग फेस और जो ट्रांस फेस होता है वो होता है मैच्योरिंग फेस। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो हमारी गोल्जी अपैरेटस होती है उसका ये वाला जो पार्ट है आगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पेंसिल कहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिस फेस। ठीक है, या कौन सा फेस है वो? प्रोड्यूसिंग या फॉर्मिंग फेस, क्योंकि यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो आए क्या बोलते हैं वेसिकल्स आए, वो यहाँ पे आए। अब यहाँ पे जाकर के फॉर्म हो रहा है ना, ये लिपिड इसने भेजा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये लिपिड ग्लाइकोलिपिड बनेगा। ठीक है, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। फॉर्मिंग फेस बोलते हैं इसको। हाँ, और उसके बाद यहाँ से जहाँ से ये मैच्योर होकर के अच्छे से जब बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ सिस्टर्नी के अंदर, उसके बाद ये वाले पार्ट से बाहर निकल आएगा गोल्जी अपैरेटस के, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेस, यानी कि जो वेसिकल्स निकले वो मैच्योर होकर के निकले। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। ठीक है, फिर जो हमारा सिस एंड ट्रांसफेस होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ऑब्वियसली अलग है, यहाँ पे चीज़ें रिसीव हो रही हैं और बनना शुरू हो रही हैं, है ना, मॉडिफाई होना शुरू हो रही है, और यहाँ से बिल्कुल एकदम तैयार होकर के निकल रही है बाहर। सिस फेस और ट्रांसफेस बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से, लेकिन कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फिर फंक्शंस क्या हैं हमारे गोल्जी अपैरेटस के? Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials and delivering it either intercellular targets or secreted outside. बेसिकली इसका काम क्या है? जो मटेरियल आया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको पैक करना, वेसिकल्स में निकलेगा ना, अच्छे से पैक करना, ठीक है, और उसको मॉडिफाई करना और टारगेट तक पहुंचाना। और टारगेट कहाँ हो सकता है? इंट्रासेलुलर टारगेट भी हो सकता है, यानी सेल के ही अंदर हो सकता है। उस लिपिड प्रोटीन या जो कुछ भी उसने पैक किया, मॉडिफाई किया गोल्जी अपैरेटस ने, उसकी ज़रूरत सेल के अंदर ही पड़ रही हो तो वो सेल के अंदर ही जाएगा, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर जाएगा, सेल के अंदर ही। लेकिन हो सकता है सेल के बाहर ज़रूरत हो, कहीं कहीं दूसरे बॉडी पार्ट में ज़रूरत हो तो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो जो गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, पैकेज करता है मटेरियल को और डिलीवर कर देता है उसको कहाँ? या तो अपने ही सेल के अंदर या बाहर सेल के। ठीक है, जो मटेरियल जो पैक होना है ना गोल्जी अपैरेटस के अंदर, वो कैसा होता है? वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। वेसिकल्स यानी ऐसे गोल गोल या ऐसे ऐसे वेसल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो वेसल्स की फॉर्म में होता है और कहाँ से आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है और गोल्जी अपैरेटस पे आकर के फ्यूज़ हो जाता है ना। कहाँ पर? सिस फेस में गोल्जी अपैरेटस के, और फिर वहाँ से मॉडिफाई होते होते ट्रांस फेस तक जाता है। तो मटेरियल टू बी पैकेज्ड in the form of vesicles from ER fuse with cis phase of Golgi apparatus and move towards the trans phase. बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उनको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस की सिस्टर्नी करती है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको रिलीज कर देता है कौन? ट्रांसफेस। जो गोल्जी अपैरेटस होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होती है। हमने बोला ना, प्रोटीन और लिपिड किसने बनाया? वो बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और उनको मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किसने बनाया? क्या है हमारा? गोल्जी अपैरेटस ने बनाया। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया लिपिड्स और प्रोटीन्स को गोल्जी अपैरेटस ने। तो ये क्या है? फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। तो वैसे तो इसमें यही है, इसका एक फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? एक फंक्शन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही है कि प्रोटीन बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाता है क्या? लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका एक और काम है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, यानी कि डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई पता है क्या होता है? डिटॉक्सिफाई करना, जैसे हम होते हैं ना, कुछ लोग बहुत दवाइयाँ खाते हैं फिर बोलते हैं अरे हमें तो दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही, हमारे ऊपर तो असर ही नहीं कर रही है दवाइयाँ, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका होता है? डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है हमारे किडनीज का। तो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किडनी का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, और वो क्या करता है? जितनी भी दवाइयाँ हम खा रहे हैं ना, उनको
डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उनको बोलते हैं अरे ये तो हमारे बॉडी में क्या टॉक्सिन्स आ गए हैं, नहीं क्या ड्रग्स हमारी बॉडी में आ गए, इसको बाहर निकालो बॉडी से, और किडनी के थ्रू वो फिल्टर होके बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अगर पहले तो हम स्टार्टिंग में खाते तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किडनी वगैरह का, वो इतना डेवलप नहीं होता, तो वो दवाइयाँ काम करती हैं क्योंकि इनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता उन ड्रग्स को। ड्रग्स केवल वो नहीं होती जो ऐसे स्मगल होती हैं, ड्रग्स, दवाइयों को भी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्योंकि ये इतनी मॉडिफाई तो हो नहीं उतनी डेवलप्ड नहीं होती, तो इसलिए स्टार्टिंग में दवाइयाँ काम करती है। लेकिन जब हम देख रहे हैं, जब ये देखते हैं अरे बार बार ये क्या आया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये टॉक्सिन्स कहाँ से आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर बार बार, हमें 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 इससे लड़ने के लिए और मजबूत होना होगा, तो ये क्या करता है, खुद को और भी ज़्यादा डेवलप कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर क्या होता है, जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं वो पूरा का पूरा बोलता है सारा टॉक्सिन है बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर, और फिर वो दवाइयाँ हमारी काम ही नहीं करती हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये चीज़ शराबियों के साथ भी होता है। जो शराबी होते हैं ना हमारे, कुछ होते हैं ना, उनको थोड़ी सी पीते उसी में वो उनको चढ़ जाती है। तो चढ़ क्यों गई, क्योंकि उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी डेवलप नहीं है, तो उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाया उस अल्कोहल को। लेकिन कुछ होते हैं ना, उन कितना मतलब इतना सारा पी लेंगे फिर भी उनको चढ़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो जितना भी पी रहे हैं ना, जितना भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारा का सारा अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर दे रहे हैं, हमारे डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, इसलिए उस अल्कोहल का असर ही नहीं पड़ता उन लोगों को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम डिटॉक्सिफिकेशन भी है। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट, इसमें तो खैर नहीं दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटी में, बट ये भी इसका एक मेन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो कल हम पढ़ेंगे क्या, आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या पढ़ा, गोल्जी एपेरेटस पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे गोल्जी एपेरेटस से वो सामान निकल के लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स में जाता है, वो पढ़ेंगे हम कल। लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के बारे में देखेंगे क्या है।